आज हम हिंदी सीरीज़ में क्रिया वर्ब पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया यानी कि वर्ब। देखिए, आसान भाषा में क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया मतलब किसी काम का निरंतर होना, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। क्रिया मतलब किसी कार्य का लगातार होना, उसे बोलेंगे हम क्रिया। जैसे कि पढ़ना, तो पता चल रहा है कि कोई भी कार्य हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है, वो निरंतर हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? पढ़ना यानी कि चलना। क्लियर? अब क्या होता है, जैसे हमने बोला पढ़ना, क्लियर, तो इससे मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताऊंगी। जैसे हमने बोला पढ़ना, तो पढ़ना में अगर हम सिर्फ पढ़ देखते हैं तो इसे कहते हैं हम धातु। धातु का मतलब होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड यानी कि ऐसे शब्द जिनके बिना वो उस काम का हमें पता नहीं चलेगा। और अगर इन रूट वर्ड्स को हम स्वतंत्र रूप से भी लिखते हैं, मतलब इनके पीछे कुछ प्रत्यय वगैरह कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, तभी भी हमें पता लगता है कि क्या काम हो रहा है। जैसे पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ने में अगर हम सिर्फ पढ़ बोलते हैं तो यानी कि हमें पता है पढ़ने का काम हो रहा है, तो इसे ही हम धातु बोलते हैं यानी कि रूट वर्ड्स बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो धातु होती है वो दो प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। क्या होता है, जो मूल धातु होती है, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि वो स्वतंत्र होती है ना, उसके पीछे प्रत्यय लगता है, अगर ना भी लगे तभी भी मतलब हमें पता होता है कि कौन सा कार्य हो रहा है, वो किसी दूसरे शब्द पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? जैसे कि हमने बोला पढ़, खा, पी, है ना, तो ये हमारी मूल धातु होती है। पर सेकंड है यौगिक धातु। देखिए, एग्जाम में ये भी आता है कि जो धातु होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि धातु के कितने पार्ट्स होते हैं। दो होते हैं। एक होता है मूल धातु, जिसपे कि कोई भी अगर माना बाद प्रत्यय नहीं लगता है, उसे किसी और, वो स्वतंत्र होती है, उसे किसी अन्य शब्द की जरूरत नहीं होती है ना, वो खुद भी मतलब अपना एक मीनिंग बताती है। जो यौगिक धातु होती है, देखिए जो यौगिक धातु होती है उसके तीन टाइप होते हैं, प्रेरणार्थक, नाम धातु और यौगिक क्रिया। देखिए, आपको चीज़ें थोड़ी टफ लगेंगी पर आप अच्छे से समझना। मैं आपको इसे अच्छी तरह से क्लियर करूँगी। तो यौगिक धातु क्या होती है? जब हम अभी तक हमने क्या किया था, यहाँ पे सिर्फ, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ पढ़ लिखा, तो ये मूल धातु हो गई। क्लियर? पर अगर मैं इस पे ना जोड़ देती हूँ, यानी कि पढ़ना, तो जब मैंने इस पे पीछे प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन गई यौगिक धातु। क्लियर? क्लियर हो चुका है यहाँ पे कि पहले क्या था? मूल धातु, यानी कि हमने सिर्फ पढ़ लिखा था। पर यौगिक धातु कैसे बनी? जब हमने उसके पीछे प्रत्यय लगा दिया। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, जो प्रत्यय हम लगाते हैं ना, ये इसके तीन पार्ट्स होते हैं, प्रेरणार्थक, नाम धातु और यौगिक। अब क्या होता है, प्रेरणार्थक किसको कहते हैं? देखिए, जैसे हमने बोला पढ़, यहाँ पे बोला पढ़ना बोला, मैं एक ही एग्जाम्पल से आपको पूरा ये वाला पोर्शन पूरा अच्छे से समझा दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ बोला तो वो हमारी हो गई मूल धातु। अगर हमने पढ़ ना लिखा तो वो यौगिक धातु हो गई। अब हमने क्या किया, हमने लिखा पढ़वाना। क्या लिखा? पढ़वाना, मतलब कोई उसे पढ़ा रहा है, पढ़वाना, तो वाना जो होता है वो होगी हमारी प्रेरणार्थक। क्लियर हो गई? जैसे हमने बोला उठ, उठ हमारी मूल धातु होगी, और हमने बोला उठवाना या फिर उठाना, तो ये आना या वाना जो लगता है वो सीधे सीधे हमारी प्रेरणार्थक हो जाती है। कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है ये। क्लियर? अब क्या होता है, नाम धातु। नाम धातु से ये होता है, जैसे लगाना इसके पीछे प्रत्यय ही है, पर क्या होता है कि ये ऐसी धातु के पीछे प्रत्यय लगेगा जिसमें संज्ञा होगी या विशेषण होगा। संज्ञा मैंने बोला किसी का नाम, है ना, किसी का नाम, जैसे मतलब
जरूरी नहीं कि नाम ही हो, संज्ञा कोई भी हो सकती है, भाववाचक हो सकती है, व्यक्तिवाचक हो सकती है, द्रव्यवाचक हो सकती है। तो हमने बोला जैसे जैसे हमने बोला कि गरम है ना, तो गरम से गरमाना है ना। जैसे हमने बोला ठंडा, तो ठंडा से ठंडाना, तो ठंडा क्या है, उसका दशा बता रही है, गुण बता रहा है, तो वहाँ पे मतलब हमारी एक तरीके से भाव बता रहे हैं, तो वो हमारी नाम धातु। नाम धातु में हमेशा ध्यान रखना कि संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगेगा। प्रेरणार्थक किसके पीछे वो यौगिक धातु किसके पीछे लगेगी, वो हमेशा आगे वाला जो वर्ड्स होगा वो हमेशा नाउन होगा। अब यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? यौगिक क्रिया में क्या होता है, इसमें ना दो क्रियाएं साथ में होती हैं। अब देखिए कैसी होती है। जैसे मैंने बोला अभी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल समझाया था कि उठ, उठ मूल धातु है, उठाना या उठवाना प्रेरणार्थक बन गया। अब अगर मैं बोलूँगी आपको उठ बैठना, उठ जाना, तो मतलब क्या हो रहा है, उठ यानी कि पता चल रहा है कि कोई उठ रहा है, और जाना मतलब पता चल रहा है कि कोई चल रहा है। तो जब दो धातु आपस में जुड़ती हैं तो उन्हें हम सीधे सीधे यौगिक क्रिया बोलते हैं। मतलब यौगिक मतलब योग होना, जोड़ना। तो बस कुछ नहीं है, बहुत इजी है। एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमने बोला क्रिया, किसी काम का कंटिन्यू होना। फिर हमने बोला कि धातु, धातु मतलब जैसे हमने बोला पढ़ना, तो पढ़ उसमें धातु है। अब देखिए क्या होता है, धातु के भी दो टाइप होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु मतलब मैंने जैसे ऊपर आपको बताया कि पढ़ना, तो पढ़ मूल धातु है, और मैंने बोला न, तो उसमें यौगिक धातु यानी कि पढ़ना, न यहाँ पे यौगिक धातु है। अब प्रेरणार्थक में जैसे पढ़वाना है ना, नाम धातु, नाम धातु मतलब कोई नाउन आगे जुड़ जाएगा। क्लियर? जैसे कि हमने बोला ठंडा से ठंडाना, गरम से गरमाना। यौगिक धातु मतलब पढ़, पढ़ लेना, कुछ भी हो सकता है इसमें ना। तो जैसे मैंने बोला उठ जाना, उठ बैठना, तो ये हमारी यौगिक क्रिया हो गई। क्लियर है आपको यहाँ तक? इसके बाद ये तो धातु के भेद होते हैं दो। अब जो क्रिया हमने ऊपर पढ़ी है इसके भी दो टाइप होते हैं। क्रिया के भेद दो होते हैं, पर इसके अलावा भी क्रिया के अन्य कई इंपॉर्टेंट भेद होते हैं जो मतलब काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम क्रिया के नॉर्मल दो भेद पढ़ते हैं, सकर्मक और अकर्मक। देखिए जब मैंने आपको प्रत्यय और उपसर्ग बताए थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी याद रखना आप लोग, अगर किसी भी चीज़ के पहले आ लगता है तो उसका मतलब होता है नहीं, मतलब उसमें कर्म नहीं होगा। और सा लगता है सकर्मक, तो यानी कि कर्म के साथ है ना, तो यहाँ पे सकर्मक। देखिए क्या होता है, सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है जिस क्रिया के साथ कर्म होता है या फिर कर्म की संभावना होती है, या फिर हमें पता लगता है कि वहाँ पे कोई काम हो रहा है। और दूसरी चीज़, उसका सीधे सीधे असर किस पे पड़ता है? किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। जैसे मैंने बोला राम फल खाता है, तो क्या खा रहा है? फल। और इससे हमें दो चीज़ें पता लगती हैं कि क्या खा रहा है और कौन खा रहा है, या फिर कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो हमें आंसर मिलता है। क्लियर? जैसे राम फल खाता है तो कौन खाता है? राम खाता है। राम क्या खाता है? फल खाता है। क्लियर? जैसे सीता गीत गाती है, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, बस इसमें आपको आंसर मिलता है। अकर्मक, अकर्मक में कर्म नहीं होता, और क्या होता है कि इसका जो फल होता है कर्ता सीधे कर्ता पे पड़ता है। मतलब आप सिंपल ये समझो कि इसमें सकर्मक था, हमें आंसर मिल रहा था चीज़ों का, कौन क्या हो रहा है। अब हमने बोला मोहन हंसता है, क्या हंसता है, कैसे हंसता है, राधा रोती है, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें आंसर नहीं मिल रहा है चीज़ों का। आगे जैसे जैसे मैंने बोला कि राम सो रहा है, कोई कर्म नहीं हो रहा है वहाँ पे, और हमें कोई आंसर भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या समझेंगे? वहाँ पे अकर्मक है। क्लियर? अगर क्या होता है, बस आप इससे इस चीज़ से समझिए कि जो सकर्मक होती है मतलब कर्म के साथ
कर्म पक्का होगा और हमें सीधे सीधे ये पता चलेगा कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हमारा सीधे से सकर्मक हो जाएगा। और अगर अकर्मक हमें जानना है तो उसके लिए वहाँ पे कर्म नहीं होगा। अगर वहाँ पे कर्म हो रहा है तो यानी कि वो सकर्मक ही होगा। क्लियर है? बस ये आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऐसा ध्यान रखना। इसमें आप एग्जाम्पल जितने पढ़ोगे ना आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पर एक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, और अकर्मक यानी कि बिना कर्म का। अब नेक्स्ट है, देखिए क्रिया के अन्य भेद। सबसे पहले है सहायक क्रिया, पूर्वकालिक, नामबोधक, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया और क्रियार्थक। देखिए क्या होता है। सबसे पहले सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करता है। क्या बोला मैंने? कोई भी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि क्या होता है कि ये मुख्य क्रिया के साथ लगने के बाद एक मीनिंग निकालती है और किसी भी जो सेंटेंस होती है उसे कंप्लीट करती है। जैसे कि मैंने बोला वे हंस रहे थे, मैं घर जाता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं घर जाता और हो गया वहाँ पे कंप्लीट, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं बोलूँगी कि मैं घर जाता हूँ तो यानी कि क्या होगा, जो हूँ है वो सहायक क्रिया है बस। और यहाँ पे जाना मुख्य क्रिया है तो मुख्य क्रिया के साथ जुड़ा रहता है हमेशा सहायक क्रिया, बस ये कुछ नहीं है, इतना ही है। जैसे मैंने बोला वे हंस रहे थे, तो ऐसा नहीं होगा कि वे हंस रहे, यहाँ तक नहीं, क्योंकि रह क्या है, मूल धातु है, मुख्य क्रिया है, तो वो हमेशा जो सहायक क्रिया होगी मुख्य क्रिया के साथ लगेगी। क्लियर? अब देखिए पूर्वकालिक। पूर्वकालिक का मतलब ये होता है कि एक क्रिया को कंप्लीट करने के बाद दूसरी क्रिया का शुरू हो जाना। मतलब राम भोजन करके सो गया, राम ने पहले भोजन किया और फिर क्या, सो गया। क्लियर हो गया? जैसे मैंने बोला बस इसमें आप यही ध्यान रखना, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो चीज़ों को क्या करती है, कंप्लीट करती है। पूर्वकालिक मतलब एक काम कंप्लीट होता है और दूसरा स्टार्ट होता है। थर्ड है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था नामबोधक, तो यहाँ पे भी संज्ञा हमेशा आएगी और इसके साथ क्रिया लगेगी। क्लियर? तो नामबोधक वही होता है कि जिसमें कोई संज्ञा आती है और संज्ञा आने के बाद इसमें एक क्रिया आएगी, तो नामबोधक क्रिया। बस ये ज़्यादा वो मतलब कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है कि आपको इसी से मतलब नाम बोधक ये चीज़ें तो आपको इससे पता लग जाती हैं कि यहाँ पे संज्ञा पक्का आएगी। तो अगर कोई भी वर्ड आता है उसमें क्रिया लगती है, एग्जाम्पल क्वेश्चन में ऐसा आता है, तो आपको सीधे सीधे नाम बोधक क्रिया कर देनी है। उसके बाद द्विकर्मक। देखिए द्विकर्मक होता है, यहाँ पे क्या होता है आपको अच्छे से समझना, इसमें दो कर्म होते हैं। दो कर्मक मैं समझाती हूँ, जैसे कि जिस पे काम हो रहा है और क्या काम हो रहा है, इसे बोलते हैं हम द्विकर्मक। जैसे हमने बोला राम ने शाम को थप्पड़ मारा, ठीक है, तो काम किस पे हुआ, श्याम पे, और क्या काम हुआ, थप्पड़ मारने का काम हुआ। और दूसरी चीज़ जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, काम किस पे हुआ, छात्रों पे, और क्या काम हुआ, हिंदी पढ़ाने का। तो बस ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे दो दो काम होंगे, इस पे जिस पे काम होगा, जो मीडियम होगा और जो काम होगा, बस यही द्विकर्मक होता है। ये तो आप जितने एग्जाम्पल पढ़ोगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब संयुक्त मतलब जुड़ना, यानी कि यहाँ पे दो क्रिया जुड़ेंगे, उसे हम संयुक्त क्रिया बोलेंगे। जब कोई दो क्रिया बनती है, मतलब दो क्रियाओं का संयोग होता है जहाँ पे, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे पढ़ने दो, मैंने किताब पढ़ ली, तो पढ़ है ना, और ली पढ़, ऐसे। जैसे कि कूद पढ़ा है ना, तो दो क्रियाएं हो रही, कूदने की भी हो रही और पढ़ने की भी हो रही, तो कूद पढ़ा दो क्रियाएं हो रही, आपस में जुड़ रही हैं, तो बस वो संयुक्त क्रिया है। क्रियार्थक क्रिया। देखिए क्रियार्थक क्रिया क्या होती है, जब आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, जब क्या होता है कि कोई, हमने बोला कि कोई वर्ब है, कोई क्रिया है, दिखने में तो लग रहा है कि वो क्रिया है, पर
वो क्रिया जब संज्ञा की तरह बिहेव करती है तो हम उसे क्रियार्थक क्रिया बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना, तो टहल मूल धातु है और ना प्रत्यय लग रहा है, मतलब क्रिया है, यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है। पर सेंटेंस के अंदर जो टहलना है वो एक संज्ञा है ना, क्योंकि वो क्या बता रहा है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ना। तो वहाँ पे संज्ञा यूज हो रही है, भाववाचक संज्ञा यूज हो रही है। जैसे देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, तो यहाँ पे मरना क्या है, मर, और ना क्रिया है, और देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, मरना भाववाचक संज्ञा भी है। तो ये क्या होता है कि जब है तो क्रिया पर वो संज्ञा की तरह यूज होती है, उसे हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। तो कुछ नहीं है, बस यहाँ आपको चीज़ें याद रखनी है, जितने आप, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही पता चलेगा। जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपको जितने एग्जाम्पल मिलेंगे उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक हमने पढ़ा कि क्रिया क्या होती है ना, जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, उसकी परिभाषा कितनी होती है, धातु, धातु क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, क्रिया, क्रिया के कितने मूल रूप से कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, सकर्मक अकर्मक होता है, सकर्मक जिसमें कर्म होता है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि क्रिया के अन्य भेद होते हैं। अन्य भेद में हमने सहायक क्रिया पढ़ी है, सहायक क्रिया के बाद पूर्वकालिक पढ़ा है। पूर्वकालिक का मतलब होता है कि क्या होता है कि एक काम होना उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो जाना, उसे हम पूर्वकालिक बोलते हैं। फिर नाम बोधक मतलब जिसमें संज्ञा आ रही है, बस। द्विकर्मक, द्विकर्मक मतलब जिसपे काम हो रहा है और क्या काम हो रहा है उसे द्विकर्मक बोलेंगे। इसके बाद संयुक्त क्रिया मतलब 2 क्रियाएं आपस में जुड़ रही हैं, वहाँ पे सीधा सीधा अपना संयुक्त क्रिया आ जाएगी। उसके बाद क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया में क्या होता है कि जैसे माना बात है तो क्रिया पर वो संज्ञा की तरह यूज़ होगी, तो उसे क्रियार्थक क्रिया कहेंगे। देखिए जब ये सारे मतलब टॉपिक वाइज या फिर ना जो भी मतलब चैप्टर वाइज जब ये सारे के सारे मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद में आपको जो ये हर चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो मैं अच्छे से समझाऊंगी, मतलब करवाऊंगी, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में जाए, हो संधि हो, समास हो, ये हो। तो ये क्योंकि हमें एग्जाम में करना तो क्वेश्चन ही है ना, क्योंकि ये सारे जो भी चीज़ें होती हैं, ये भी लैंग्वेज होती हैं, तो हमें ये याद नहीं रहती एग्जाम में, वहाँ पे हमें सिर्फ क्वेश्चन याद रहता है। तो मैं आपको चैप्टर वाइज भी इसके MCQs कराऊंगी। इसके बाद क्रिया के संबंध में वाच्य इंपॉर्टेंट है। वाच्य क्या होते हैं? अब कई लोग वाच्य को देख के घबरा जाते हैं, क्या होता है वाच्य? वाच्य कुछ नहीं होता है ना। वाच्य मतलब जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है ना, तो वाच्य क्या होते हैं कि वाच्य क्रिया का रूपांतरण, मतलब इसका एक चेंज है ना, इसका एक ट्रांसफॉर्म वर्जन है वॉइस यानी कि वाच्य, जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, किसके मतलब कौन ज़्यादा इसमें मेन है, जो कौन काम कर रहा है। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वाच्य 3 होते हैं, कृत, कर्म और भाववाच्य। वाच्य से हमें क्या पता लगता है कि वहाँ पे कर्म की प्रधानता है, कृत की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे ऊपर मैंने जैसे मैंने आपको डेफिनेशन कुछ भी दी कि राम ने दूध पिया, है ना। अब देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस किस पे डिपेंड है? राम पे, क्योंकि काम किसने किया? राम ने किया। तो यानी कि यहाँ पे कौन मेन है, मेन रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे? हीरो कौन है? राम है। तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा कृतवाच्य हो जाएगा, मतलब जिस चीज़ में पूरा सेंटेंस डिपेंड कर रहा है वो ही हमारा मेन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि गीत गाया गया, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या हो रही है? गाने का हो रहा। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे कि सीता ने गीत गाया, तो वो सीधा सीधा हमारा कृतवाच्य हो जाएगा, क्योंकि काम किसने किया? सीता ने किया। पर यहाँ पे कर्ता नहीं होगा, तो यहाँ पे सीधे गीत गाया गया, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, तो यहाँ पे क्रमवाच्य है। इसके बाद भाववाच्य, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, है ना, तो यहाँ पे मतलब ये आपको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा वाच्य यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे कृत, कोई जो मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो प्रधानता है ना वो भाव की प्रधानता है, कि उससे क्या नहीं हो रहा है, उससे चला नहीं जा रहा, हो सकता है उसके पैर में दर्द हो या फिर हो सकता है वो बीमार हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भाववाच्य यानी कि प्रधानता किसकी है? भाव की प्रधानता है। तो बस यही है, क्रिया में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बस आपको एक बार खुद से एक बार चैप्टर को देखना है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो होप सो आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, जिन्होंने पहले पढ़ लिया उनको अच्छे से रिविज़न हो गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
और अगर आपको आज का ये जो भी क्रिया वगैरह इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें छूटी हैं, तो मैं आपको जब आपके एमसीक्यूज मैं चलाऊंगी सीरीज़, तब मैं उसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।